महासागरीय निक्षेपों के अंतर्गत ज्वालामुखी पदार्थ के बाद में आज हम अध्ययन करेंगे जैविक पदार्थ, अर्थात इन्हें कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं और इनके जमाव का स्रोत सागर स्वयं ही होता है। इसमें सागरीय जीवों के अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है और इसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, तट तलवासी या नेरेटिक और अगाध सागरीय या पेलेजिक पदार्थ। नेरेटिक पदार्थ के अंतर्गत जीवों के अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों के अवशेषों को सम्मिलित करते हैं, जबकि पेलेजिक पदार्थ में विभिन्न प्रकार की शैवाल के जो अवशेष हैं उन्हें सम्मिलित करते हैं। सागरीय तरंगों द्वारा जीवों के अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों में विघटन एवं रासायनिक परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण पंख और रेत में बदल जाते हैं तथा उनका जमाव सागर तली में हो जाता है और इनमें चूने के कार्बोनेट भी पाए जाते हैं और ये छिछले सागरों में मिलते हैं। तट तलवासी या नेरेटिक पदार्थ सागरीय भागों में मिलने वाले जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को नेरेटिक पदार्थ कहते हैं और इनका जमाव मुख्य रूप से महाद्वीपीय मगन तट पर मिलता है और इनके ऊपर प्राय भूमि जमाव का आवरण पाया जाता है। इसमें मोल्स्क जीव के कोष तथा टुकड़े, रेडियलेरिया के अस्थिपंजर तथा स्पंज की कंटिका, चूना प्रदान एवं अम्ल प्रदान वनस्पति के अवशेषों को सम्मिलित करते हैं। दूसरा है पेलेजिक निक्षेप या अगाध सागर। इसमें अगाध सागर में मिलने वाले शैवाल से निर्मित पदार्थों को सम्मिलित करते हैं और ये पदार्थ पंख के रूप में मिलते हैं, जिन्हें ऊज कहा जाता है। चूने और सिलिका की प्रधानता के आधार पर इन्हें दो प्रकारों में विभाजित करते हैं, चूना प्रधान और सिलिका प्रधान ऊज। चूना प्रधान ऊज के अंतर्गत टेरापोड ऊज और ग्लोबजेरिना ऊज दो भागों में विभाजित करते हैं। चूना प्रधान ऊज कैल्कोरस ऊज। चूने के अंश की अधिकता के कारण ये पदार्थ अत्यधिक गहराई में नहीं पाए जाते, क्योंकि चूना शीघ्रता से घुल जाता है और इनकी स्थिति 1000 से 2000 फेदम के बीच महासागरों की तली पर मिलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि निम्न में से सही है, वो बता देगा चूना प्रधान ऊज 2000 से 3000 फेदम की गहराई पे मिलते हैं। नहीं, ये गलत है। हमें याद होना चाहिए कि 1000 से 2000 फेदम के बीच मिलता है। उसका कारण ये है कि अत्यधिक गहराई पर चूना शीघ्रता से घुल जाता है, जिसके कारण वहाँ इनका जमाव नहीं हो पाता। जो चूना प्रधान ऊज को दो भागों में विभाजित करते हैं, जो विभाजन है वो जो प्रमुख जीव है जिसके आधार पर उस ऊज का निर्माण उसके आधार पर किया जाता है। टेरापोड ऊज। टेरापोड ऊज मोल्स्क जीव टेरापोड द्वारा निर्मित होती है, यानी कि मोल्स्क जीव जो टेरापोड है उसके द्वारा इस ऊज का निर्माण होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 80% तक पाया जाता है। इन जीवों के कोष पतले होते हैं और इनकी व्यास 1.5 इंच तक होती है। अयनवर्ती सागरों के गर्म जल में यह ऊज 300 से 1000 फेदम के बीच में मिलती है। इसकी स्थिति मुख्य रूप से मूंगे वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। अधिक गहराई पर यह अदृश्य हो जाती है। 2000 फेदम के बाद में इस प्रकार की ऊज पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाती है। इसका जमाव मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में, अजोर्स के पास, कैनारी द्वीप के पास, एंडलीज, रोम सागर के मध्यवर्ती अंतरसागरीय कटक तथा हिंद महासागर में मिलता है। ग्लोबजेरिना ऊज। ग्लोबजेरिना ऊज, इसका निर्माण मुख्य रूप से चूना प्रधान ग्लोबजेरिना जीव के कोष सेल से होता है और इसका रंग दूध या सफ़ेद होता है, परंतु इसके अलावा इसका रंग कभी कभी नीला, भूरा, पीला तथा हरा भी होता है। इसकी रासायनिक संरचना में कैल्शियम 64.47%, सिलिका तत्व 1.64%, खनिज 3.33% मिलते हैं। प्रमुख खनिज इसमें ग्लाकोनाइट होता है। इसके अलावा इसमें क्वार्ट्ज, अभ्रक इत्यादि खनिज भी मिलते हैं और इसका जो जमाव है मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर के उष्ण तथा शीतोष्ण भागों, हिंद महासागरीय के पूर्वी तथा पश्चिमी जलमग्न तटों तथा पूर्वी प्रशांत महासागरों में अत्यधिक मात्रा में मिलता है। इस ऊज की स्थिति, ग्लोबजेरिना जो ऊज है उसकी स्थिति 2000 से 4000 फेदम के बीच में मिलती है। इसके आगे अथाह सागर में ये नहीं पाई जाती। ग्लोबजेरिना ऊज चूना प्रधान ऊज की जो गहराई है उसका एक अपवाद है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा 64.4% है, इसलिए ये
अत्यधिक गहराई वाले भागों में भी मिलती है। सिलिका प्रधान उज्ज, सिलिका अंश की अधिकता के कारण इसे सिलिका युक्त उज्ज कहते हैं। इसमें चूने की कमी होती है जिसके कारण ये शीघ्रता से नहीं घुलती और इसी कारण ये ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के सागरीय भागों में अत्यधिक गहराई पर पाई जाती है। इसका उपविभाजन इसमें मिलने वाले जीव विशेष के आधार पर किया जाता है, जिसे दो भागों में बांटते हैं, रेडियोलेरिना उज्ज और डायटम उज्ज। रेडियोलेरिना उज्ज, इसका निर्माण रेडियोलेरिया, डायटम तथा फोरामिनिफेरा जीवों के अवशेष से होता है। इसमें सिलिका का अंश अधिक होता है तथा कैल्शियम कार्बोनेट का अंश कम, लगभग 4% के लगभग होता है। अधिक गहराई में जाते हैं तो इसमें चूने का अंश घटता जाता है। यह उच्च उष्णकटिबंधीय सागरों में 2000 से 5000 फेदम की गहराई तक पाई जाती है और इसके जमाव प्रशांत महासागर में अधिक क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर के पूर्वी भाग में तथा अटलांटिक महासागर में यत्र तत्र छिटपुट रूप में मिलती है। डायटम उच्च, डायटम उच्च का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेषों से होता है। इसमें जो मृत्तिका का अंश है वो भी पाया जाता है। सिलिका का अंश अधिक होता है और कैल्शियम का अंश इसमें 3 से 30% तक होता है। स्थल के पास जो डायटम उज्ज है उसका रंग लाल होता है और स्थलीय भाग से दूर इसका रंग पीला या मटमैला होता है। सूखने पर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। डायटम उज्ज उच्च अक्षांशों में गहरे सागरीय भागों में पाई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर तथा दक्षिणी और उत्तरी प्रशांत महासागर, अलास्का से जापान तक 600 से 2000 फेदम की गहराई तक डायटम उज्ज अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके उपरांत हम अकार्बनिक पदार्थ पढ़ेंगे। अकार्बनिक पदार्थ महासागरीय जल के जो तापक्रम में परिवर्तन होता है उसके कारण रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण कई प्रकार के अकार्बनिक खनिज, अजैविक खनिज तथा तत्व महासागर में जमा हो जाते हैं, जिनमें मुख्य हैं डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड, फॉस्फेट तथा पायरेट। सागरों में रासायनिक परिवर्तन के कारण कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों में इतना अधिक मिश्रण हो जाता है कि उनमें विभाजन करना कठिन हो जाता है और महासागरीय तली में इन पदार्थों का जमाव अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों में मिलता है। इसमें मुख्य रूप से लाल मृत्तिका प्रमुख है। लाल मृत्तिका अकार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अगाध सागरीय जमाव है उसमें ये सर्वाधिक क्षेत्र पे मिलती है। इसके लाल मृत्तिका का निर्माण एल्यूमिनियम के सिलिकेट तथा लोहे के ऑक्साइड से होता है। इसमें ज्वालामुखी के विघटित पदार्थों का अंश भी होता है। कुछ मात्रा में सागरीय जीवों के कम घिसने वाले भाग भी मिलते हैं। लाल मृत्तिका कोमल, लचीली तथा चिकनी होती है। सूखने पर इसका रंग लाल भूरे रंग के पाउडर में बदल जाता है। इसमें कैल्शियम 6.7%, सिलिका युक्त जीवों के अवशेष 2.3%, अन्य तत्व जिनमें एल्यूमिनियम सिलिकेट और लोहा है वो 85.35% पाए जाते हैं। प्राय सभी महासागरों के गहनतम भागों में लाल मृत्तिका मिलती है। अटलांटिक महासागर में 40 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य तथा पूर्वी हिंद महासागर तथा उत्तरी हिंद महासागर में लाल मृत्तिका विस्तृत क्षेत्र में मिलती है। लाल मृत्तिका 2700 फेदम से अधिक गहराई वाले भागों में मिलती है। स्थिति के आधार पर जब महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण करें तो इसे कई रूपों में विभाजित किया गया और कई विद्वानों में किया, जिनमें मरे और जेनकिंस इत्यादि का योगदान मुख्य रूप है। मरे का विभाजन, मरे ने सागरीय निक्षेपों को दो प्रकार में विभाजित किया, स्थलीय या भूमिज निक्षेप और अगाध या सागरस्थ पेलेजिक निक्षेप। भूमिज निक्षेप महाद्वीपीय जलमग्न तटों तथा महाद्वीपीय ढालों पर मिलते हैं, जबकि पेलेजिक निक्षेप महासागरीय तली में अधिक गहराई में। पेलेजिक निक्षेप बारीक पदार्थों से निर्मित होते हैं तथा इनका रंग लाल या भूरा रंग का होता है, जबकि भूमिज निक्षेप मोटे कणों से बने होते हैं और इनका रंग नीला, पीला या लाल होता है। जेनकिंस का जो वर्गीकरण है उसने सागरीय निक्षेप को 3 भागों में विभाजित किया: अथाह गहराई के जमाव, छिछले जल के जमाव और तटीय जमाव। इस प्रकार कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जेनकिंस के अनुसार महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण करते हुए वर्णन कीजिए। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जेनकिंस ने कितने भागों में बांटा, मरे ने कितने भागों में बांटा। जेनकिंस ने पेलेजिक, स्थलीय या भूमिज निक्षेप, दूसरा
उन्होंने गहराई के आधार पर जब वर्गीकरण की बात करें तो अधिक गहरे जल का निक्षेप 100 फेदम से नीचे, जिसमें पेरेजिक और भूमिज निक्षेप, छिछली सागर का निक्षेप जिसमें निम्न ज्वार तल से 100 फेदम तक, तटीय निक्षेप उच्च तथा निम्न ज्वार तल के बीच का, महासागरीय निक्षेप का जो सामान्य वर्गीकरण है उसे भूमिज नेरेटिक 2 भागों में बांटते हैं। धन्यवाद।